आज हम सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकारात्मक पद्धति के आगे वाले हिस्से को लेने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रकारात्मक पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रकारात्मक पद्धति क्या है, कैसे काम करती है, इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये सब हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि ये प्रकारात्मक पद्धति की प्रकारात्मक व्याख्या किस सिद्धांत पर काम करती है। तो चलिए, अब प्रकारात्मक व्याख्या इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि उसमें से पहला हम पढ़ लेते हैं। संस्कृति वह साधन या उपकरण है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से मानव के लिए यह सरल हो जाता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने पर्यावरण का सामना कर सके। देखिए, जाहिर सी बात है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, और ये जो वो सीख रहा है अपने समाज में रहकर, जो समाज के द्वारा स्वीकृत प्रतिमान है, आदतें हैं, संस्कृति के जो दो रूप है, भौतिक और अभौतिक, उनमें से किसी भी चीज़ को वो ग्रहण करता है तो वो क्या हो गया, संस्कृति हो गई। उसकी संस्कृति उसको समाज में रहना सिखाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कहा गया है कि संस्कृति वह साधन या उपकरण है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने पर्यावरण से जो है सामना कर सके, इसके वो लायक बनता है। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं, संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रत्येक अंग किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन हुआ करता है। अर्थात संस्कृति का आधारभूत नियम ही यह है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व या अंग किसी न किसी काम को करता है, हमारी कोई न कोई आवश्यकताओं को पूरा करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रकारात्मक पद्धति का तीसरा आधार था वो क्या था, किस आधार पर जो है प्रकारात्मक पद्धति काम करती है, तो वो यही था कि संस्कृति का जो है हर एक अंग अपना अपना योगदान करता है संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में। ठीक है, किसी न किसी काम को कोई उसका जो प्रत्येक अंग है किसी न किसी काम को अवश्य रूप से करता है, और हमारी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति वो जरूर करता है। संस्कृति जो है ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर, संस्कृति की इकाइयों, तत्वों तथा अंगों का सबसे स्पष्ट स्वरूप सामाजिक संस्थाएं होती है जो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थापित या मान्य साधन होते हैं। देखिए, संस्कृति के अंग क्या होंगे, संस्कृति की इकाइयाँ क्या रहेगी, जिससे मिलकर संस्कृति बनी है, यानी कि हमारा समाज बना है। जो विभिन्न यहाँ पर हमारे समाज में संस्थाएं हैं, अलग अलग विभाग है, उनसे मिलकर क्या बना है, संस्कृति बनी है। जो कि ऐसा नहीं है कि संस्कृति का नाम लिया और मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो गई। ठीक है, या संस्कृति किसी बिल्डिंग की तरह है कि उसमें मनुष्य गया और उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं है। संस्कृति के जो अलग अलग अंग है वो निश्चय रूप से कोई न कोई कार्य करते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो ये अंग जो है मान्य साधन है किस चीज़ के, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। संस्कृति अपने आप में अंगों के अलावा कुछ नहीं है, अंगों से मिलकर ही संस्कृति बनी है। तो मानव की आवश्यकता कहाँ पूर्ति होती है, संस्कृति के अंगों से ही। तो यानी कि प्रत्येक अंग का कोई न कोई विशिष्ट कार्य होता है और वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सहायक होती है, यानी कि साधन के रूप में काम करती है। चौथा हम ले लेते हैं, संस्कृति के वे विभिन्न अंग पृथक पृथक कार्यों को करते हैं। बिल्कुल सही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर भी इन्हीं कार्यों के आधार पर वे सभी अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात संस्कृति वह संबंध या संगठित व्यवस्था है जिसके विभिन्न अंगों में अंतः संबंध और अंतः निर्भरता पाई
जाती है। बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने रैडक्लिफ ब्राउन का जो शरीर का जो या अवयव का जो एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था, वो बिल्कुल हम इसको लेकर समझ सकते हैं। शरीर के अंगों का अलग अलग काम है, अलग अलग उनका विभाजन भी उनका हो रखा है। हाथ ये है, पैर ये है, नाक कान मुँह, ये सब कुछ अलग अलग विभाजित है, अलग अलग इकाइयाँ हैं अपने आप में शरीर की, और प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई काम है। लेकिन आप देखिए कि शरीर इन सभी पर डिपेंड करता है, इन सभी के द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। और अलग अलग काम करते हुए देखिए, आँखों का काम क्या है? देखना, नाक का काम है सूंघना, हाथों का काम अपन सबको पता है। तो ये सब अलग अलग काम करते हुए भी क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपस में अंतर संबंधित है। अब पांचवा ले लेते हैं। संस्कृति का कोई भी विश्लेषण इन विभिन्न अंगों के कार्यों तथा उनके अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता के आधार पर ही होना चाहिए। इसलिए प्रकारात्मक पद्धति को मानने वाले विद्वानों के दृष्टिकोण से फंक्शन का मतलब उनके कंट्रीब्यूशन से होता है। मतलब जो अंग जो ये कार्य करते हैं, उस कार्य का मतलब उनके द्वारा जो संपूर्ण को बनाने में जो योगदान दिया गया है, उससे मानते हैं वो लोग। दूसरे वर्ष में कार्य से मतलब संस्कृति के प्रत्येक अंग की उस क्रिया से होता है जिसके कारण केवल मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण जो व्यवस्था है, संपूर्ण संस्कृति है, उसका अस्तित्व और उसका संगठन भी उससे क्या होता है? बना रहता है। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में क्या होती है? एक एकता होती है। जाहिर सी बात है, शरीर में क्या है? यूनिटी है कि नहीं है? एकता है, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और आपस में अंतर संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में निर्भर भी है, अंतर निर्भर भी है वो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकारात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी। सामाजिक जीवन या संस्कृति के विशेष अंग या पक्ष को अगर हम चुन ले और उस पर अगर हम विशेष ध्यान दें, लेकिन प्रकारात्मक पद्धति का लास्ट उद्देश्य जो है सामाजिक संस्कृति या जीवन को संपूर्ण रूप में या प्रकारात्मक रूप में समझना है, उसको परिभाषित करना है या उस संपूर्ण का जो है अध्ययन करने में है।